वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। CH-59 लिफ्ट में रोमांस। अब तक आपने पढ़ा कि कशिश पार्टी से जाने ही वाली होती है। ठीक उसी वक्त रणविजय वहां पहुंच जाता है और कियारा को थप्पड़ पड़ने की वजह से पार्टी का रुख पूरी तरह से बदल जाता है। अब आगे कमलेश्वरी सक्सेना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे फील हो रहा था कि आज रात की एनिवर्सरी पार्टी दुनिया की सबसे बर्बाद पार्टी बन गई है, और यह सब कुछ कशिश की वजह से। अगर वह नहीं होती तो ऐसा तमाशा क्रिएट ही नहीं होता आज। डैम इट, उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके हॉट लेग्स और चेस्ट में जो दर्द है वो उसके बर्दाश्त के बाहर है। मगर फिर उसने डिप आवाज में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कौन हो, मगर कशिश सक्सेना परिवार की मेंबर है तो प्लीज उसे हमारे पास लौटा दो। तभी निशांत ने तुरंत जवाब दिया, मिस कशिश ने अभी अभी बहुत ही साफ तरीके से क्लियर कर दिया है कि उन्होंने सक्सेना परिवार के साथ सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं। ये सुनकर कमलेश्वरी सार्कास्टिकली हंसते हुए बोली, क्या मजाक है? खून के रिश्ते सिर्फ कुछ बातों से खत्म नहीं होते। इस मूवमेंट पर रणविजय की इंडिफरेंट आवाज बॉडीगार्ड के पीछे से सुनाई दी, जो काफी डेडली डेंजरस लग रही थी। अगर खून के रिश्ते इतने आसानी से खत्म नहीं होते हैं तो शायद हमें सक्सेना परिवार के सारे मेंबर्स के अंदर से उनका सारा खून निकालना होगा, ताकि और कशिश से उनका रिश्ता खत्म हो जाए। रणविजय के लिए एरोगेंट बातें सुनते ही वहां मौजूद हर एक इंसान बुरी तरह कांप गया, और कमलेश्वरी की सख्त आवाज भी थोड़ी सी कांप रही थी जब उसने कहा, तुम इतनी हिम्मत नहीं कर सकते? पता करके देखना चाहोगी? उस आदमी की डिप आवाज बिल्कुल शांत थी, उसकी टोन फ्लैट थी जिसमें कोई भी इमोशंस नहीं नजर आ रहे थे, मगर उस इंडिफरेंस के बीच एक डेंजरस वाइब आ रही थी जो लोगों को डराने के लिए काफी थी। कमलेश्वरी का चेहरा तुरंत बदल गया और वो अपने आप कुछ कदम पीछे हट गई। वहीं उसका रिएक्शन देखकर अपनी आंखों में घिन लिए हुए निशांत सार्कास्टिकली हंसा, और वही रणविजय ने शायद कमलेश्वरी के ऐसे ही रिएक्शन की उम्मीद की थी, इसलिए उसने आगे उससे कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना सर नीचे झुकाकर अपने बगल में खड़ी लड़की को देखा। भले ही वो लड़कियों में नॉर्मल लड़कियों के मुकाबले ज्यादा हाइट रखती थी, मगर फिर भी वो सिर्फ उसकी चिन तक ही पहुंच पाती थी। जब भी वो उसके नजदीक होती और उसकी तरफ देखती थी तो उसे अपना सर उठाना पड़ता था, जैसे थोड़ी देर पहले हुआ था। एक परफेक्ट टाइमिंग किस के लिए? वो जो हाइट की डिफरेंस थी उसके और कशिश के बीच में, वो बिल्कुल सही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कशिश के लंबे बालों को सहलाया। वो उसे बहुत ही कम इस तरह खुले बालों में देख पाता है। वो सिंपली कितनी खूबसूरत है। वही कशिश हल्का कर शर्मा गई। वो सोचने लगी कि ऐसे सिचुएशन में उसे सक्सेना परिवार की रुथलेसनेस की वजह से उदासी फील करनी चाहिए या फिर उनके एक्शंस की वजह से उसे गुस्सा होना चाहिए, लेकिन इस मूवमेंट पर वो बस इस आदमी की नजरों की वजह से शर्मा रही थी। रणविजय का चेहरा एब्सोल्युटली स्टनिंग था, और उसकी जो यूनिक जेंटलनेस थी और जिस तरह से क्लोजली वो कशिश की तरफ देखता था, वो एक इनविजिबल बॉन्ड की तरह था जो उसे एक ही जगह पर बांध देता था और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती थी। इस आदमी की प्रेजेंस कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग थी। वो उसके सामने होते हुए और किसी चीज पर बिल्कुल भी कभी फोकस नहीं कर पाती थी, बस उन आंखों से इस तरह का लुक। दुनिया में ऐसी कैसे कितनी औरतें होगी जिन्होंने ये देखा होगा? कशिश ने अपना असर हल्का सा टिल्ट किया और थोड़ा एनर्जी फील करते हुए अपने बालों की एक लट को अपने कानों के पीछे किया, जिसकी वजह से उसके डेलिकेट और स्मूथ कान सामने दिखाई देने लगे और उसका स्मूथ फोरहेड हल्का सा उन बालों के बीच से दिखाई देने लगा जो लाइट की सॉफ्ट ग्लो से कवर था, जिसकी वजह से रणविजय के हाथ जो उसके बालों में थे वो थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करने लगे।
निशांत, अचानक से वो बोला और उसकी नजरें एक सेकंड के लिए भी कशिश के चेहरे से नहीं हटी थी। ये सर, तुम यही रहो। कुमार। जी सर। रणविजय के हाथ अभी भी कशिश के बालों में थे और फाइनली उसने धीमी आवाज में कहा, चलो यहाँ से। कशिश को भी यहाँ और ज्यादा देर रुकने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने नेचुरली जाने से मना नहीं किया। जब वो दर्जनों बॉडीगार्ड से मूव होने लगे तो आगे की तरफ मुड़े और एग्जिट की तरफ हो जाने लगे। कियारा, जिसने अभी भी अपना मुंह कवर किया हुआ था, मगर वो एंट्रेंस की तरफ देखे जा रही थी और उसे उन बॉडीगार्ड की भीड़ में दो लोग दिखाई दे रहे थे। वो आदमी ने एक शार्प सूट पहना हुआ था और वो टोल और स्ट्रांग था और उसकी बैक नोबिलिटी और अथॉरिटी दिखा रही थी। कौन है यह आदमी और वो कशिश के साथ क्या कर रहा है? कियारा की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा दिखाई दे रहा था। वही हर्ष ने भी उन दोनों को देखा। वो टोल आदमी और उसके बगल में कशिश, दोनों एक साथ चल रहे थे, ज्यादा करीब नहीं मगर वेल मैच लग रहे थे। स्पेशली तब जब कशिश ने अचानक से अपना सर घुमाया और अपने बगल में चलते हुए आदमी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर जो वो मुस्कुराहट थी वो बहुत ही कम दिखाई देती थी, जिसमें एक ब्राइटनेस और जेंटलनेस थी। अब पता चला कि कशिश की स्ट्रांग साइड के अलावा भी एक साइड है, उसके अंदर भी लड़कियों वाली एक यूनिक जेंटलनेस और खूबसूरती है, बस उसने कभी इस बात को नोटिस नहीं किया। जब वो उन दर्जनों बॉडीगार्ड के साथ वो दोनों बाहर की तरफ निकल गए तो पूरे वेन्यू में जो टेंशन फैला हुआ था वो तुरंत गायब हो गया। वहीं वीआईपी एलिवेटर धीरे से खुला और कशिश को लेकर रणविजय अंदर आया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें काम खत्म करने में एटलीस्ट एक हफ्ता लगने वाला है, तो तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? कशिश से वॉल के अगेंस्ट लिन थी और अपनी आंखों में मुस्कुराहट लिए रणविजय की तरफ देखे जा रही थी। रणविजय ने कुछ सेकंड तक उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर अपनी डिप आवाज में बोला, अभी के लिए इस बारे में बात नहीं करते हैं। उसके बाद वो अपने टोल फिगर के साथ तो धीरे धीरे उसे अप्रोच करने लगा। कशिश ने जब उसे अपनी तरफ आते हुए देखा तो अपनी पीठ और भी टाइटली दीवार से लगा दी और वो अपनी जगह पर कुछ सेकंड के लिए जम गई। रणविजय की वार्म उंगलियां जेटली उसके फेयर और साफ चेहरे पर घूमने लगी, जो फाइनली उसके जॉ पर आकर रुकी। उसने अपनी उंगलियां से कशिश के चिन को पकड़ा और उसके चेहरे को सामने करते हुए हल्का सा उठाया और उसे अपनी आंखों में देखने के लिए फोर्स करने लगा। क्या तुम्हें पता है कि मैं इस वक्त क्या करना चाहता हूँ? ये सुनकर कशिश ने हल्के से हाँ में सर हिलाया और उसकी आंखों में हल्की मुस्कुराहट थी। मुझे पता है शायद। रणविजय की उंगलियां उसकी चीन को सहला रही थी और उसने हल्के से हंसते हुए कहा, तो फिर मुझे बताओ मैं क्या करना चाहता हूँ? मुझे किस करना चाहते हो? रणविजय हंसते हुए बोला, ऑल राइट। कशिश को सेकंड के लिए हिचकिचाई और जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि यह शायद रणविजय उसे कुछ गलत समझ रहा है, उसने जल्दी से बोलने की कोशिश की। मेरा मतलब है कि तुम चाहते, उसने जल्दबाजी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मगर वो क्लैरिफाई कर पाती उससे पहले ही रणविजय ने उसे किस कर लिया था। कूल और सॉफ्ट। उसकी बॉडी हल्की सी कांप पर गई। उसके दोनों हाथ उसके पीछे की दीवार पर टाइटली प्रेस हो गए और उसकी बॉडी टेंस हो गई। रणविजय उसके होठों के साथ खेल रहा था और अपनी टंग से उसके होठों के शेप को तराश रहा था। उसकी कॉल और पली जेंट सेंट कशिश को अपनी नाक में महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से अचानक कशिश का दिल डीपली रिलैक्स होने लगा और उसकी टेंस बॉडी धीरे धीरे शांत होने लगी। अचानक से एक स्ट्रांग हाथ उसकी कमर के आसपास लिपट गया और रणविजय की टंग फोर्सफुली उसके दांतों से होते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के उसके मुंह में इंटर कर गई और धीरे धीरे अपनी टंग से वो उसके मुंह का स्वाद लेने लगा। कशिश का सर अचानक से हिट अप होने लगा और उसने हल्का सा अपना सर टिल्ट करते हुए रणविजय की डोमिनेटिंग और इंटेंस किस का जवाब देना शुरू कर दिया। उनकी वो किस काफी ज्यादा इंटेंस थी, स्पेशली जब रणविजय की बाहों में खड़ी एक कशिश ने अपने सॉफ्ट हाथ उसकी यह गले पर रख लिए और शर्माते हुए उसकी किस का जवाब वो देने लगी। रणविजय को समझ में आ गया था कि इस लड़की का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर एक अलग ही लेवल तक पहुंच गया है।
भले ही वो बस उसके सामने आकर खड़ी हो जाए और उसके साथ खड़ी हो, फिर भी वह अपने आप को रोक नहीं पाता था उसके नजदीक जाने से, उसे गले लगाने से और उसे किस करने। उससे वो बहुत ही एडिक्टेड था, अल्कोहल या फिर किसी और नशे से ज्यादा। उसे किसी भी चीज का एडिक्ट नहीं होना था, उसे किसी भी चीज की लत नहीं लगती चाहिए थी और वह ज्यादा डिप नहीं होनी चाहिए थी। किसी ने बहुत पहले उसे यह वार्निंग दी थी, लेकिन अब वह भूल चुका था, वह इस वार्निंग को याद ही नहीं रखना चाहता था। जब तक वो उसके साथ है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बनने दो उसे उसकी कमजोरी और लत। कैसे? वह रणविजय रावत अपनी इकलौती कमजोरी और खजाने को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। वो करेगा, उसे पूरी ताकत के साथ प्रोटेस्ट करेगा। रणविजय कशिश को पैशनेटली किस कर रहा था और जब भी वो सांस नहीं ले पाती वो उसे कुछ सेकंड के लिए छोड़ देता ताकि वो सांस ले पाए और फिर उस डिप किस को कंटिन्यू करता। जब एलिवेटर धीरे धीरे अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में पहुंच गई तब रणविजय ने फाइनली उसे छोड़ा। कशिश ने उसकी शर्ट को टाइटली पकड़े हुए लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसके पतले लिप्स अब और रेड हो चुके थे और जो हल्के फूले हुए भी लग रहे थे। उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था और उसका सर थोड़ा नम और कंफ्यूज फील कर रहा था, क्योंकि यह किस की इंटेंसिटी की वजह से उसे काफी वक्त तक ऑक्सीजन नहीं मिली थी। ठीक उसी वक्त एक डिप और कैप्टिव आवाज कशिश को अपने कानों में सुनाई दी। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें इतनी ही दिनों में कितना मिस किया है? कशिश ने बहुत अलाउड और क्लियर सुना। कशिश के पैर अभी भी थोड़े कमजोर लग रहे थे, मगर फिर भी उसने अपनी ताकत इकट्ठा की और उंगलियां पर खड़े होकर अपने दोनों हाथ रणविजय के गले के आसपास लपेटे हुए बोली, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। रणविजय के हाथ उसकी कमर के आसपास थे और उसकी टोल बॉडी हल्की सी आगे की तरफ झुक गई, जिसकी वजह से कशिश उसे आसानी से गले लगा पाए। ठीक उसी वक्त एलिवेटर का दरवाजा स्लोली खुला और कशिश ने रणविजय को छोड़ दिया और वह दोनों ही सिंक में चलने लगे, मगर अचानक से कशिश रणविजय की तरफ झुक गई। तो रणविजय ने उसे पीछे से गले लगा लिया और धीरे से पूछा, क्या हुआ? ठीक उसी वक्त उसकी नजरें कशिश के पैरों पर गई जो हल्के हल्के से कांप रहे थे और अचानक से वह तेजी से हंसने लगा। उसने आगे कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ उसकी कमर के आसपास लपेटे और एफर्टलेसली उसे गोद में उठा लिया। हाँ, कशिश के मुंह से हल्की सी आवाज निकली और उसके हाथ अपने आप रणविजय के गले के आसपास मजबूत हो गए। रणविजय का टोल और स्ट्रेट फिगर उसे गोद में उठाने के बावजूद भी बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रहा था। वो एलिवेटर के बाहर आया और डेविल स्माइल के साथ कशिश को देखते हुए बोला, तुम्हें सचमुच अपने स्टेमिना पर काम करने की जरूरत है। तुम बस एक किस से ऐसे हाल में पहुंच गई। अगर हमने इससे ज्यादा कुछ किया तो तुम्हारा क्या हाल होगा? कशिश का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया और उसने अपना नीचे की तरफ कर लिया, अपने लंबे और खुले बालों को अपना शर्म से लाल चेहरा छुपाने के लिए इस्तेमाल करने लगी। कशिश को गाड़ी के पैसेंजर सीट पर बिठाने और उसकी सीट बेल्ट लगाने के बाद रणविजय भी गाड़ी में बैठ गया। लेकिन मैं अपनी गाड़ी से यहाँ आई थी, वो निशांत पर छोड़ दो। कशिश ने एक गहरी सांस ली और मुड़कर रणविजय की तरफ देखा जो ऑलरेडी गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। उसे अभी अभी खत्म हुई एनिवर्सरी पार्टी को याद करते हुए अचानक कशिश मुस्कुराने लगी और उसने पूछा, वो जो शॉर्ट वाला वीडियो था, बच्चों वाला, वो तुम्हारा काम था? हाँ। तो वो फिर बच्चों ने जो बोला, वो जो उन्होंने कहा वो गलत भी तो नहीं था। उस कपल को सचमुच एक साथ ही रहना चाहिए और जहां तक बात रही मेरी, मुझे उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि वो लोग एक साथ हो गए और मैं आसानी से तुमसे मिल पाया। ये सुनकर कशिश हैरान हो गई और उसने उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए पूछा, तो वो सचमुच तुम्हारा आइडिया था? नहीं, रणविजय ने इनकार करते हुए कहा, मगर लगता है कि निशांत की सैलरी बढ़ाने का वक्त आ गया है। उसका आइडिया काफी अच्छे से काम कर गया। ये सुनकर कशिश ने पार्टी में वो वीडियो देखने के बाद सबके रिएक्शन और कियारा और हर्ष के चेहरे याद किया तो वो हल्के से मुस्कुराए। सचमुच उस वीडियो का इफेक्ट काफी अच्छा था। वही सेम टाइम पर उसने सीक्रेटली एक राहत की सांस ली।
थैंक गॉड, ये रणविजय का खुद का आइडिया नहीं था। थैंक यू, वो सारी चीजें और सबूत मेरी मदद के लिए भेजने के लिए, मगर मैं ये खुद भी हैंडल कर सकती थी। कशिश ने अपना सर घुमाकर पलक झपकते हुए उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। रणविजय ने उसकी तरफ देखा और गाड़ी रोक दी जो अभी अभी अंडरग्राउंड पार्किंग से निकली थी। क्या हुआ? कशिश ने कंफ्यूजन में पूछा। रणविजय के चेहरे से स्माइल चली गई थी और वो उसकी तरफ सीरियसली देख रहा था। यह शायद रणविजय का सबसे सीरियस चेहरा था जो कशिश ने हाल फिलहाल में देखा था। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम ये हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए मैं बस तुम्हारे प्लान के हिसाब से ही चल रहा था और मैंने कुछ नहीं किया। तुम पहले से ही सब कुछ हो जानते थे। रणविजय की बात सुनकर कशिश हैरान हो गई। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 60 awkward situation। अब बता कहां आपने पढ़ा कि पार्टी में सब कुछ खत्म करने के बाद कशिश रणविजय के साथ वहां से निकल जाती है और बाद में उसे पता चलता है कि रणविजय को सब शुरू से ही पता था। अब आगे। कशिश का सवाल सुनकर रणविजय ने अपने माथा सहलाते हुए कहा, मैं श्योर नहीं था कि सक्सेना परिवार का इन्फ्लुएंस अभी भी तुम्हारे ऊपर कितना है, क्योंकि वह तुम्हारे रिश्तेदार है। मुझे सचमुच बहुत चिंता थी कि तुम उनके लिए कोई गलत कदम उठा लोगी। क्या तुम्हें पता है कि मैंने क्या सोचा था जब मैंने सुना कि तुम अपनी दादी माँ की रिक्वेस्ट पर पार्टी में सबके सामने एंगेजमेंट तोड़ने के अनाउंसमेंट करने वाली हो? कशिश ने ना में सर हिलाया। मैं तुरंत वापस आना चाहता था। अगर मैं तुम्हें रोक नहीं पाता तो एटलीस्ट तुम्हें खींचकर स्टेज से नीचे उतार देता। ये सुनकर कशिश हंसने लगी और उसने कहा, लकली तुम्हें ना मुझे रोकने की जरूरत पड़ी और ना ही मुझे स्टेज से खींचकर नीचे उतरने की। ये सुनकर रणविजय ने उसकी तरफ देखा और पूछा, उन्होंने अभी अभी तुम्हें कितना परेशान किया और तुम अभी भी खुश हो? ये सुनकर कशिश की स्माइल धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और आखिर में गायब हो गई। एक्चुअली मेरी सो कॉल्ड दादी माँ कमलेश्वरी सक्सेना ने ही सजेशन दिया था कि पार्टी में मुझे एंगेजमेंट की कैंसिलेशन की खबर को अनाउंस करना है। मेरा पहला रिएक्शन काफी ज्यादा सेट था, उसके इंटेंशन बहुत ही ज्यादा ओबियस थे और तुम्हारी चिंता पूरी तरह से अनरीजनेबल नहीं थी। कशिश ने ये कहते हुए एक गहरी सांस छोड़ी और होटल से बाहर आते हुए मेहमानों को अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लिए हुए देखा। आफ्टर ऑल वह लोग मेरे साथ बहुत ही अच्छे थे जब मैं छोटी थी और इस दुनिया में वह इकलौते ऐसे लोग हैं जो मुझसे रिलेटेड है। मुझे याद है कि एक बार अनाथ आश्रम के पुराने डायरेक्टर ने मुझसे कहा था कि भले ही वहाँ के बच्चों को नया घर नया परिवार मिल जाता है, मगर फिर भी उनके दिल में उनके अनाथ आश्रम के दोस्त डायरेक्टर्स और टीचर्स के लिए एक स्पेशल जगह होती है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा इनोसेंट होते हैं इस दुनिया में और उनका दिल एक ब्लैक शीट की तरह होता है और जो पहला इंप्रेशन और कुछ यादें होती हैं उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। मेरी मॉम के जाने के बाद भी मैंने सोचा था कि वह अभी भी मेरा परिवार है और मैं उनके सहारे जी लूंगी, मगर उन लोगों ने मुझे मौका ही नहीं दिया। उस वक्त मेरी फीलिंग्स मुझे खुद समझ नहीं आती थी। मुझे उनसे नफरत भी होती थी क्योंकि उनकी वजह से मेरी माँ की जान चली गई, मगर मैं सेल्फिश थी और यह भी नहीं चाहती थी कि वह लोग मुझे छोड़ दे। मुझे याद है कि वह फीलिंग कितनी स्केरी और कितनी अजीब सी थी। मैं सब कुछ खुद फेस करने के लिए उस वक्त तैयार ही नहीं थी। हेल्पलेसनेस और डर ने मेरे ऊपर इतनी बुरी तरह काबू कर लिया था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उस वक्त करूं तो करूं क्या। मैं एक प्रिविलेज अपॉइंटमेंट में बढ़ी हुई थी उससे पहले और मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मुझे इतनी सारी चीजें फेस करनी होगी। सुधा ने सक्सेना परिवार ज्वाइन इन कर लिया। मेरी मॉम को घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्होंने अपनी जान दे दी और कियारा की वह घटिया टेक्निक्स मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी मम्मी ने कभी मुझे ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं, क्योंकि शायद उन्हें भी ऐसा कुछ आता ही नहीं। अगर उन्हें आता तो उनका अंजाम वह नहीं होता जो हुआ। पूरे कार में एक अजीब सी फीलिंग फैली हुई थी। तभी कशिश ने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा,
मैं उनसे कितना भी पास्ट में प्यार क्यों ना करूं और परिवार का कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, मगर अब सब कुछ खत्म हो गया है और मैं अब रिलीफ फील कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत बार हर्ट किया है और मेरे पेशेंस को कम्प्लीटली खत्म कर दिया है। मुझे नहीं पता कि जब से कियारा और उसकी मां सुधा सक्सेना पर अलग अलग क्यों हो गया, जबकि हम दोनों ही उस परिवार की बेटियां थी। मगर इन सब की वजह से ही मैं वो बन चुकी हूँ आज जो मैं आज हूँ। कशिश की आवाज, जिसमें एक यूनिक फेमिनिन टोन थी और सॉफ्टली गाड़ी में सुनाई दे रही थी और काफी वक्त तक सुनाई देती रही, लॉन्ग लास्टिंग रिजर्वेशन के साथ और जेटली बंद हो गई। अब तुम्हारे पास मैं हूँ। रणविजय की डिप आवाज ठीक उसी वक्त सुनाई थी और उसने अपना हाथ उठाकर कशिश के सर पर रखा और जेटली अपना फोरहेड कशिश के फोरहेड से लगाते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कशिश मुस्कुराए और उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है। तो तुम्हें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था जब तुम्हें पता था कि यह लोग कुछ ऐसा ही करेंगे, या फिर तुमने फैमिली नहीं मानती तो तुमने इन्हें खुद को परेशान करना क्या मौका ही क्यों दिया। रणविजय उसके बालों को सहला रहा था और उसे अभी भी थोड़ा गुस्सा था कि वह पहले प्लेस पर कमलेश्वरी सक्सेना की रिक्वेस्ट मानकर यहाँ आए ही क्यों, क्योंकि हर्ष और मेरा रिश्ता अब खत्म हो गया है और हम कभी एक साथ नहीं हो सके। सक्सेना परिवार के साथ मेरे फैमिली कनेक्शंस को साइड में रखकर सिर्फ मेरे और हर्ष की सगाई को तोड़ दिया जाए और हर्ष और कियारा एक साथ हो जाए तो यह मेरे लिए भी बेस्ट ही रहेगा। इसलिए नेचुरली मैं ऐसा करने के लिए खुशी खुशी मान गई। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से मैं पथेटिक नहीं लगती लोगों की नजरों में। एटलीस्ट बाकी लोगों को यही लगेगा कि मैंने एक चीटर को छोड़ा है, ना कि उसने मुझे छोड़ा है। रणविजय के हाथ यह सुनकर रुक गए और उसकी नजरें कशिश के ऊपर टिकी हुई थी और वह चुपचाप उसके आगे बोलने का इंतजार कर रहा था। कशिश ने भी रणविजय की आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम हमेशा टॉप पर खड़े रहोगे और सबकी नजरों में सेंटर ऑफ अटेंशन होंगे। तुम्हारी लाइफ ऑलमोस्ट परफेक्ट है और ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, लेकिन एक लिस्ट में ये कर सकती हूँ कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊँ, तुम्हारी जिंदगी में और तुम्हारी लाइफ में एक दाग ना बन जाऊँ। रणविजय के दिल की धड़कन जो मोस्ट बाहर तक सुनाई दे रही थी और उसके साथ साथ उसे अपने दिल में एक बहुत ही तेज दर्द महसूस हो रहा था। वह हाथ जिससे उसने कशिश को पकड़ा हुआ था वह टाइट होता जा रहा था और उसके दूसरे हाथ की मुठ्ठियां बनी हुई थी। तो कशिश आज कमलेश्वरी के रिक्वेस्ट मानकर यहाँ आई। उसने सारी बेइज्जती और सारी परेशानियां बर्दाश्त की, सारा पेशेंट दिखाया और फाइनली काउंटर अटैक किया, बस उसके लिए। वह उसका हर एक मूव बाहर से देख रहा था, ये सोचते हुए कि वह उसकी ट्रिक से समझ रहा है और उसके प्लान में चुपचाप उसका साथ दे रहा है। उसने सोचा था कि जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वह उसके पास जाएगा और उसका साथ देखा। मगर उसे थोड़ा सा गुस्सा अभी भी था उसके यहाँ आज रात जाकर खुद को परेशान करने का मौका देने के डिसीजन पर। लेकिन अब उसे पता चला कि वो तो कुछ ज्यादा ही बड़ा बेवकूफ है। तुमने ऐसा क्यों सोचा? मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मुझे पड़ता है, कशिश ने अचानक कहा। रणविजय, मुझे फर्क पड़ता है। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं और हार्ड वर्क करूंगी अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए, एक ऐसी लड़की बनने के लिए तुम्हारे लायक हो ताकि तुम बिन मेरी चिंता किए आगे बढ़ सको। बिल्कुल भी नहीं। अगले ही सेकंड कशिश को अपने लिप्स पर थोड़ा दर्द महसूस हुआ क्योंकि कोई रणविजय उससे बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ किस कर रहा था। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, याद रखना तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती।
अचानक से कशिश को अपने गले में बहुत ही खराश महसूस होने लगी, उसकी आंखों में आंसू भर गए और उसकी आंखें धुंधली होने लगी। मुझे तुम पर भरोसा है, कशिश ने बहुत ही मुश्किल से यह शब्द अपने भरे हुए गले के साथ कहा तो रणविजय हल्का मुस्कुराया और उसे दोबारा जेटली किस किया और बोला, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। ओके। मालाबार हिल्स में रणविजय कशिश को घर ले आया और वह दरवाजे पर खड़ा था और अपना सर झुकाकर उसकी तरफ देखे जा रहा था जो उसे मुस्कुराया कर देख रही थी। क्या तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगी? कशिश मुस्कुराई और अपने फोन पर टाइम रणविजय की आंखों के सामने दिखाते हुए बोली, काफी लेट हो गया है। मैं बिल्कुल जल्दी में नहीं हूँ। ऑलरेडी 10 बज चुके के हैं और तुम जब तक अपने घर पहुंच जाओगे तब तक 11 से ज्यादा हो जाएंगे, तुम्हें कल ऑफिस भी तो जाना है। रणविजय ये सुनकर कुछ 2 सेकंड्स के लिए शांत रहा, फिर उसने अचानक कहा, मुझे भूख लगी है। कशिश की आंखों में कंफ्यूजन देखकर रणविजय ने कहा, मैं प्लेन से उतरने के तुरंत बाद तुमसे मिलने चला आया था, मैंने कुछ नहीं खाया। ये सुनकर कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और फाइनली वह साइड में हटते हुए जगह बनाते हुए बोली, अंदर आओ। ये सुनकर रणविजय मुस्कुराया और बिना किसी हिचकिचाहट के घर के अंदर चला गया। रणविजय को सचमुच भूख लगी थी, उसने काफी सारा खाना खाया और खाना खाने के बाद वह नहीं रुकने वाला था। वो कशिश के चेहरे पर थकान देख सकता था और वह भी काफी थका हुआ था क्योंकि 12 घंटे की फ्लाइट के बाद वह डायरेक्ट पार्टी हॉल चल गया था और आराम करने का उसे मौका बिल्कुल नहीं मिला था। उसने कशिश को गले लगाया और उसे किस करते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, तुम भी जाकर आराम करो। ओके, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ती हूँ। ये सुनकर रणविजय लाइटली बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद उसने कशिश को छोड़ा, साइड से अपना कोट उठाया और जाने के लिए मूड हो गया। कशिश थोड़ा कंफ्यूज थी मगर उसने ज्यादा इस बारे में सोचा नहीं। उसने जब अपना सर घुमाया तो उसे चमकते हुए कफलिंग कॉफी टेबल पर दिखाई दिया और उसे लगा कि रणविजय ज्यादा दूर नहीं गया होगा, इसलिए वह उसके पीछे भागी उन्हें देने के लिए। जब कशिश बाहर आई तो उसने रणविजय को एलिवेटर के अंदर जाते हुए देखा तो वह तुरंत भागी, मगर एलिवेटर का दरवाजा ऑलरेडी बंद हो चुका था। उसने जल्दी से डाउन का बटन दबाया मगर अभी भी ज्यादा देर हो गई थी। थोड़े से पहुंच के बाद उसने उन्हें अगली बार लौटने का फैसला किया जब वह लोग मिलेंगे, लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी उसकी नजरें एलिवेटर के बाहर लगे कंट्रोल पैनल पर चली गई और उसके कदम अचानक से रुक गए। हाँ, यह क्या हो रहा है? वह मुड़ी और उसमें फिर से एलिवेटर की तरफ अपना चेहरा किया और काफी देर तक कंट्रोल पैनल की तरफ देखती रही, मगर नंबर पैनल पर से बदले नहीं और यहाँ तक कि नीचे जाने वाला एरो भी गायब हो गया। एलिवेटर 15वें फ्लोर पर जाकर रुका और फिर नीचे गया ही नहीं। कशिश के दिमाग में कई सारे डाउट्स आ रहे थे और तभी अचानक एक ख्याल उसके दिमाग में आया। वह काफी देर तक वही एलिवेटर के सामने खड़े होकर कंट्रोल पैनल को देखते रही और फाइनली अपने हाथ में पकड़े हुए चमकते हुए कफलिंग को देखकर उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई और वह अपने घर में जाने के लिए मुड़ गई। पूरे दिन के थके होने की वजह से शावर लेने के बाद कशिश को काफी गहरी नींद आई। उस रात वह बहुत अच्छे से सोई थी। अगली सुबह दरवाजे पर बेल बजी। रणविजय दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसे लगा कि कशिश इतनी जल्दी नहीं खोलेगी क्योंकि वह सो रही होगी, इसलिए उसने अपना सर नीचे किया अपनी शर्ट एडजस्ट करने के लिए, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब दरवाजा जल्दी खुल गया। रणविजय ने थोड़े हैरानी से अपने सामने से निकली ड्रेस लड़की को देखा। उसने एक हाथ से डोर का फ्रेम पड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी और उसकी तरफ देखते हुए उसने काफी प्रोटेक्टिवली मुस्कुराते हुए ग्रिट किया। गुड मॉर्निंग। रणविजय ने 2 सेकंड के लिए उसकी तरफ देखा और हाँ में सर हिलाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। कशिश साइड हट गई और उसे अंदर आने के लिए बोली, अंदर आ जाओ।
बिना किसी हिचकिचाहट के रणविजय घर के अंदर आ गया। डाइनिंग रूम में बैठो, मैं नाश्ता तैयार कर दिया है। डाइनिंग रूम को अप्रोच करते हुए और टेबल पर लगे नाश्ते को देखकर रणविजय ने फाइनली कशिश की तरफ ध्यान से देखा और सॉफ्टली पूछा, 2 लोगों के लिए नाश्ता बनाया है तुमने? क्या तुम्हें पता था कि मैं आज भी यहाँ आऊंगा? कशिश उसके अपोजिट बैठी और बस मुस्कुराई और अपना सर घुमाते हुए उसने हाथ आगे बढ़कर वह डायमंड कफलन रणविजय के फोन के बगल में टेबल पर रखते हुए बोली, तुम अपनी कफलन कल रात यही भूल गए थे। ये सुनकर रणविजय ने अपनी आंखें घुमाए और कफलिन की तरफ देखा जो कशिश के हाथ में थे और काफी जाने पहचाने लग रहे थे। उसने दूसरी तरफ देखकर चुपचाप अपना नाश्ता करना शुरू कर दिया। वहीं जब कशिश ने देखा कि वह टॉपिक अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है तो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। उसने लाइटली अपना सर नामे हिलाया और ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि उन दोनों को ही नाश्ता करने के दौरान ना बोलने की आदत थी। खाने के बाद कशिश ने डाइनिंग रूम साफ किया और बाहर आए तो रणविजय वहां पर नहीं था। उसने उस लिविंग रूम में भी नहीं देखा। जब वह अंदर आए तभी उसे अचानक याद आया कि उसने वॉशिंग मशीन की रिमाइंडर टोन सुनी थी थोड़ी देर पहले। उसने वह सारे कपड़े जो वॉश होने लायक थे उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल दिया था ब्रेकफास्ट के दौरान और वही टाइमर सेट कर दिया था। जैसे ही कशिश बाथरूम में पहुंची उसने देखा कि रणविजय वॉशिंग मशीन के सामने खड़ा है और जब उसने पीछे से आवाज सुनी तो उसने मुड़कर कशिश की तरफ देखा। रणविजय ने उसकी तरफ देखा और कुछ सेकंड के लिए उसके हैंडसम चेहरे पर कंफ्यूजन नजर आ रहा था। बेवकूफ आदमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कशिश ने लगभग चिल्लाते हुए कहा क्योंकि उसकी नजर रणविजय के हाथ में पकड़े हुए पर्पल कलर की अपने कपड़े पर चली गई जिसे उसने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। कशिश को काफी एम्बैरेस फील हो रहा था। उसका चेहरा शर्म और ऑकवर्डनेस की वजह से लाल हो गया और उसने तुरंत आगे बढ़कर रणविजय के हाथ से वह छीन लिया। रणविजय भी दूसरी तरफ देखने लगा और उसके एक्सप्रेशन भी थोड़े ऑकवर्ड थे। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। CH61 सॉल्यूशन ढूंढो। अब तक आपने पढ़ा कि रणविजय अगली सुबह फिर कशिश के घर आता है जहां उनके बीच में सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। अब आगे रणविजय भी दूसरी तरफ देखने लगा। उसके एक्सप्रेशन भी थोड़े ऑकवर्ड थे और उसने हकलाते हुए कहा, मुझे लगा कि यह किसी और चीज का अलार्म है। कशिश ने अपने लिप्स आपस में दबा लिए। अब जब वो इस बारे में सोचती है तो उसे समझ में आया कि वॉशिंग मशीन का रिमाइंडिंग टोन सचमुच किसी अलार्म की तरह ही था। रणविजय ने कशिश की तरफ देखा जो तुरंत अपने हाथों में कपड़े लिए हुए वहां से भाग गई। इनफैक्ट ज्यादा रणविजय ने जो कशिश के लिए कपड़े तैयार करवाए थे वो वॉशिंग मशीन में धोने के लिए सूटेबल नहीं थे। आज जो भी कपड़े कशिश ने वॉशिंग मशीन में डाले थे वो सारे के सारे कपड़ों के अंदर पहनने वाले कपड़े ही थे। उसने इस डायरेक्शन में कभी सोचा ही नहीं था। मगर कशिश के दिमाग में ये ख्याल आता है कि यह आदमी जो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है वो उसकी नजरों से बचकर बाथरूम में चला जाएगा और इतने लंबे वक्त तक उसकी लॉन्जरी को देखता रहा होगा। बालकनी में लगे हुए छोटे से रेक पर कपड़े लगाते हुए कशिश ने उस कपड़े को देखा जिसे रणविजय ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और उसने अपने ही सर पर हाथों मार लिया। पता नहीं फ्यूचर में वो इन कपड़ों को पहनेगी कैसे। नोट बैड, जैसे ही कशिश अपने ही सर पर मार रही थी रणविजय की हल्की शांत आवाज उसे अपने पीछे से सुनाई दी। कशिश ने तुरंत पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा तो रणविजय का टोल स्ट्रेट फिगर उसके पीछे खड़ा था और वो उसकी तरफ ऑकवर्डली देखते हुए बोली, क्या नोट बैड? फ्रेंड हो गया यार। रणविजय ने कैजुअली ड्राई रैक पर सूखते हुए कपड़ों को देखा और कैजुअली बोला, सी साइज। कशिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो तुरंत आगे आए अपने हाथ से उसका मुंह कवर करने के लिए।
बकवास बंद करो। रणविजय का हैंडसम चेहरा बहुत ही शांत था और उसने कशिश का हाथ अपने मुंह से हटाया और फिर कशिश को ऊपर से नीचे देखते हुए बहुत ही सीरियसली बोला, सचमुच नोट बैड। कशिश, जिसका चेहरा ये सुनकर पैक हुए सब की तरह लाल हो गया, उसके साथ साथ उसकी गर्दन भी एम्बारोसमेंट की वजह से हल्की लाल दिखाई देने लगी थी और चिढ़ते हुए उसने रणविजय की तरफ घूरकर देखा। बकवास बंद करो, बेशर्म आदमी। मगर रणविजय का चेहरा अभी भी सीरियस था जब उसने कहा, मैं तो बस तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, मुझे सच में काफी पसंद आया। कशिश और भी ज्यादा शर्मा गई और वो उसे साइड में धक्का देते हुए बालकनी से निकल गई। वो बाथरूम में गई, उसने दोनों अपने हाथ धोए और जब वह वापस आई तो रणविजय दरवाजे पर ही खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। कशिश हैरान हो गई और वो ऑलमोस्ट उससे टकराने वाली थी। क्या कर रहे हो तुम? रणविजय ने उसकी तरफ देखा जो ऊपर से नीचे तक खुद को उसके खिलाफ गार्ड करके खड़ी थी और उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई जब उसने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? कशिश का चेहरा कुछ सेकंड के लिए बदल गया, फिर उसने कहा, मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा? रणविजय उसकी तरफ साइलेंटली देखने लगा और बिना एक शब्द कहे वो उसके झूठ को एक्सपोज कर रहा था। कशिश का चेहरा अननेचुरल हो गया और उसने धीरे से कहा, किसने कहा तुमसे वह बातें बोलने के लिए? क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? उसकी आवाज भले ही बहुत सॉफ्ट थी, मगर रणविजय ने फिर भी उसे क्लियरली सुन लिया, लेकिन वो इस मैटर को लेकर कितनी कंसर्न है ये देखकर उसने इस मैटर को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि अपने हाथ में पकड़ी हुई टाई को आगे करते हुए बोला, मेरी मदद करो। कशिश ने उस ब्लैक टाई को उसके हाथ में देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसे अपने हाथ में ले लिया। अब जब वह बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी थी तो वहां पर एक छोटा सा पायदान था, इसलिए अब उसकी हाइट रणविजय के नजदीक थी और उसे उंगलियों पर खड़ा होने की जरूरत नहीं थी, जिसकी वजह से आज उसका काम थोड़ा आसान हो गया। रणविजय बस अपना थोड़ा सा सर नीचे करके कशिश की स्मूथ स्किन और उसकी छोटी सी नाक देख सकता था। हो गया। कशिश ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा और कहा, क्या तुम खुद से करना नहीं सीखना चाहते? अगर तुम्हें किसी दिन अकेले रहना पड़ा तो क्या तुम्हारे लिए यह इनकन्वीनियंट नहीं होगा? अगर तुम्हें नहीं आता हुआ तो मेरे पास तुम हो। कशिश बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती हूँ। क्या तुम हर रोज यहाँ कर मुझसे टाई बंधवाने वाले हो? रणविजय ने थोड़ी देर सोचा और फिर कशिश को दरवाजे से बाहर लाते हुए बोला, इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसका अननेचुरल चेहरा देखकर कशिश अपने आप को दिल ही दिल में हंसने से और रोक नहीं पाए। ऑलराइट, काम पर जाने का टाइम हो गया है, कशिश ने कहा और अपना फोन अपने बैग में रखा और एंट्रेंस की तरफ जाने लगी अपने शूज बदलने के लिए। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ओके, कशिश ने एक ही बार में हाँ कर दी क्योंकि वो जानती थी कि मना करना यूजलेस है। वही जहां कशिश पूरी रात सुकून से सोई थी, वही सक्सेना परिवार में बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं था। कमलेश्वरी, नीलेश और सुधा पूरी रात जागे हुए थे। कल रात की पार्टी में जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से वो लोग सो ही नहीं पा रहे थे और उसके अलावा कंपनी के सारे एग्जीक्यूटिव और उन्होंने तो कुछ इन्वेस्टर्स को भी पार्टी में बुलाया हुआ था जो कंपनी के साथ काम करते थे और कुछ बड़े बड़े इन्फ्लुएंस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को भी। अब वो सारे इन्वेस्टर्स अपने अपने इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाहते थे और वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उसको उनके एक्सप्लेन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो लोग अपने फैसले पर अड़े हुए थे कि उन्हें कियारा के साथ काम नहीं करना है। वह लोग पूरी रात उन इन्वेस्टर को मनाने और अपनी सारी एनर्जी मीडिया वालों के साथ नेगोशिएट करने में बीता चुके थे ताकि इस खबर को बाहर जाने से रोका जा सके, मगर आखिर में यह न्यूज फिर भी ऑनलाइन पब्लिश्ड हो गई थी। वह पिक्चर्स और वीडियो पागलों की तरह फैल रही थी, स्पेशली वह वाली जो कल रात बिग स्क्रीन पर दिखाई गई थी। भले ही रिपोर्टर्स ने डिटेल नहीं बताई थी, मगर फोटोज और सिचुएशन देखकर सबको अंदाजा लग गया था कि कियारा ने अपनी बहन का रिश्ता खराब किया और अपने ही ब्रदर इन लॉ के साथ गलत संबंध रखे और सक्सेसफुली उनकी एंगेजमेंट तुड़वा दी। और कशिश फैमिली बिजनेस को ध्यान में रखते हुए आगे आए और उसने अपने ऊपर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, मगर आखिर में उसधा के ऊपर धोखा देने का इल्जाम लगा दिया।
रिपोर्टर्स ने बेसिकली कल रात एनिवर्सरी पार्टी में हुए हर एक इंसिडेंट को अच्छे से कवर किया था, लेकिन वह ब्लैक कैट बॉडीगार्ड्स आ गए उसके बाद क्या हुआ ये बात कहीं भी मेंशन नहीं की गई थी। वही इंटरनेट पर लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे ये खबर बाहर आने के बाद। उसने अपने ही बहन के होने वाले हस्बैंड को चुरा लिया है, कौन करता है ये? वो हर्ष मल्होत्रा भी अच्छा इंसान नहीं है, उसकी इतनी खूबसूरत फियोसे है मगर फिर भी अपनी ही साली के साथ गलत संबंध रखता है, बेशर्म कहीं के। ऑफ कोर्स वहां पर कुछ कियारा के फैंस भी थे जो अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वह लोग एक साथ क्यों नहीं हो सकते? प्यार तो ऐसा ही होता है। जो लोग भी बोल रहे हैं वह देख लो कि वह लोग कितने मोरल वाले इंसान हैं। सच्चा प्यार सब चीजों से ऊपर होता है और उसके अलावा कियारा की बड़ी बहन एक बुरी लड़की है, कौन सा आदमी होगा जो उसके जैसी लड़की के साथ रहना चाहेगा? मिस्टर मल्होत्रा का ऑब्वियसली टेस्ट अच्छा है जो उन्होंने उस लड़की को छोड़ दिया। ऐसा ही था, इंटरनेट हमेशा दो साइड में बटा हुआ था, मगर ऑब्वियसली पब्लिक ओपिनियन उन फैंस की बातों से बदलने वाला नहीं था। सक्सेना परिवार के विला की लिविंग रूम की लाइट कल रात पार्टी से आने के बाद से ही अभी तक जली हुई थी और पूरे लिविंग रूम में एक डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर फैला हुआ था। कमलेश्वरी, नीलेश और सुधा पूरी रात लिविंग रूम में ही बैठे हुए थे और वही इंटरनेट पर फाइल हुए स्कैंडल और बातों को देखकर कमलेश्वरी का ऑलरेडी थका हुआ चेहरा और भी सफेद पड़ने लगा। पल्स एंटरटेनमेंट के पास ऑलरेडी फंड्स बहुत ही कम थे और अब इतना बड़ा घोटाला सामने आ गया है। कियारा के ऊपर घटिया और कैरेक्टर लेस लड़की होने का इल्जाम लगा था और अब उसके साथ कुछ फोटोग्राफी के एविडेंस भी थे जिसकी वजह से वो लोग और डिफेंस में भी कुछ नहीं बोल सकते थे। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था इस वक्त और वो था टेम्पररी तौर पर कियारा को काम करने से रोकना। कमलेश्वरी शांत थी और वही उसके बगल में बैठी हुई सुधा बोले जा रही थी क्योंकि उसे डर लग रहा था। माँ, क्या आप सचमुच इसी तरह कियारा पर गिव अप कर देने वाली है? अभी अभी उसे एक इम्पोर्टेंट फिल्म का काम मिला है, हमें किसी भी तरीके से कियारा के लिए कोई रास्ता निकालना ही होगा। कियारा इकलौती उम्मीद है इस वक्त हमारी। सुधा की बातें सुनकर कमलेश्वरी तुरंत रियलिटी में वापस आए। हाँ, कियारा उनकी इकलौती उम्मीद है, न सिर्फ अभी बल्कि हमेशा से ही। वह इतनी आसानी से कियारा के साथ हार नहीं मान सकती है। और वही कियारा जो ऊपर बैठी हुई थी वह भी पूरी रात सोई नहीं थी। उसका चेहरा अभी भी उन थप्पड़ों की वजह से फुला हुआ था जो कल रात कशिश और निशांत ने उसे मारे थे। उसने ऑलमोस्ट पूरी रात आइस पैक का इस्तेमाल किया था, बस थोड़ी सी सूजन और जलन को कम करने के लिए, यहाँ तक कि उसे पानी पीने में भी तकलीफ हो रही थी। उसके दिमाग में वह सारी चीजें रिप्ले हो रही थी जो कल रात एनिवर्सरी पार्टी में हुई थी। कशिश का हर एक एक्सप्रेशन, हर एक शब्द, हर एक लेटर, सब कुछ जाल था और सब लोगों कशिश के उस मास्टर प्लान में फंस गए। जब भी कियारा इस बारे में सोचती तो अपने दांत पीस लेती थी। उसकी बॉडी बहुत ही बुरी तरह कांप रही थी, उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल थी, जैसे वह किसी भी वक्त किसी इंसान पर हमला कर देगी। और उसके अलावा वो कल आया हुआ पार्टी में आदमी और जो बॉडीगार्ड्स वो अपने साथ लेकर साथ बात कर रहा था, वो ऐसा सब कुछ कैसे कर सकता है बिना किसी पावर के? कशिश किससे कनेक्ट है? अब वो यह एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो कैसे ये सब एक्सेप्ट कर सकती थी? कशिश को बचपन से, जब से वो पैदा हुई तब से सक्सेना परिवार ने एक प्रिंसेस की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। और वो शुरू में उसके डैड कौन है ये भी उसे नहीं पता था और बाद में उसे एक मिस्टर कर घर तोड़ने वाली औरत की बेटी कहा गया और फाइनली उसे इतनी मेहनत के बाद सक्सेना परिवार की पोती का दर्जा मिला था। वो सारी प्रिविलेज एंजॉय करना चाहती थी जो उसके पास पहले कभी नहीं थी और वो 2 गुना ज्यादा एंजॉय करना चाहती थी।
उसकी नजरें फाइनली अपने फोन पर गई। कशिश, तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो इस तरह? बिल्कुल भी नहीं। वही मल्होत्रा ग्रुप के स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिर रहे थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब हर्ष से एक्सप्लेनेशन डिमांड कर रहे थे और वही लतिका हर्ष को कंपनी जाने से रोकने की कोशिश कर रही थी। मोम, इस वक्त बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है और मुझे आगे जाकर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। छुपे रहना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, तुम इस वक्त क्या कर सकते हो? वो सारे शेयर होल्डर्स भूखे भेड़िए की तरह बैठे हुए हैं। अगर तुम उनके सामने गए तो वह तुम्हें जिंदा खा जाने के लिए तैयार बैठे होंगे। लेकिन हर्ष कुछ कहना चाहता था, मगर लतिका ने उसकी बात बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम शांत हो जाओ। शायद तुम्हें सक्सेना परिवार के घर जाकर कियारा से मिलना चाहिए और देखो कि वह लोग ये सिचुएशन कैसे हैंडल करने के बारे में सोच रहे हैं। वह किसी भी कीमत पर कियारा को इग्नोर नहीं करेंगे और तुम लोग इस वक्त अलग नहीं हो सकते। एटलीस्ट तुम दोनों को एक साथ रहना होगा, क्या तुम्हें पता है ना? ये सुनकर हर्ष धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे यह बात माननी होगी कि उसकी मां सही कह रही है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने हाँ में सर हिलाया और कहा, ऑल राइट, मैं अभी सक्सेना परिवार के घर जा रहा हूँ। लेकिन सक्सेना परिवार भी इस वक्त सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहा था। जब सुधा ने हर्ष को देखा तो उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे उन्हें उनका सेवियर मिल गया हो और वह बोली, हर्ष, कियारा पूरी रात सोई नहीं है, वह किसी से मिलना भी नहीं चाहती। प्लीज ऊपर जाओ और उससे बात करो। वह उसकी प्यारी बेटी थी। हर्ष ने अपनी लिप्स एक साथ दबाया और हाँ में सर हिलाकर ऊपर गया। जैसे ही वह कियारा के रूम के दरवाजे पर नॉक करने वाला था, रूम का दरवाजा अंदर से खुला गया और वही हर्ष को देखते ही कियारा की आंखों में पैनिक को दिखाई देने लगा। उसने तुरंत अपने कदम पीछे लिए और उसका फोन जो उसके हाथ में था वह दरवाजे से टकराकर तुरंत जमीन पर गिर गया। हर्ष ने उसे पैनिक करता हुआ देखा तो कंफ्यूजन वाले एक्सप्रेशन के साथ जमीन से फोन उठाया, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर पिक्चर्स देखी उसकी भौहें तुरंत आपस में सिकुड़ गई। कियारा ने अपना फोन खींचने की कोशिश की, मगर हर्ष का रिएक्शन देखकर उसने और नाटक ना करने का फैसला किया। हर्ष अपने हाथ में फोन लिए हुए खड़ा था और उन फोटोज को देखे जा रहा था जो कियारा ने अभी अभी मीडिया को भेजे थे, और फिर उसने अपना सर उठाया और उसकी आंखें डार्क और कोल्ड थी। जब उसने पूछा, क्या है ये सब? कियारा ने हर्ष की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। जब उसने कहा, हर्ष, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था जाने के लिए। सब कशिश की गलती है। कशिश ने ही मुझे करने पर मजबूर किया है। वही सेम टाइम पर एक वेल नोन वेबसाइट ने कई सारी पिक्चर्स को पब्लिश किया और उन पिक्चर्स के सामने आते ही पब्लिक ओपिनियन की डायरेक्शन तुरंत बदल गई। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।